नमस्कार। मैंने कल बताया था कि श्री प्रकाश व्यवस्थित हो गया, दिल्ली परेशान होकर मन में उसके तरह तरह की शंकाएं घर कर गईं कि कौन मेरी लोकेशन बार बार आउट कर रहा है, कौन मुखबिरी कर रहा है, पुलिस कैसे हमारे स्थान तक पहुंच रही है। इसलिए उसने दिल्ली में रहने की योजना बनाई कि कुछ दिन हम लोग दिल्ली में रहेंगे। बाकी सब जगह पुलिस का मूवमेंट हो चुका था, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, नेपाल में भी। वहाँ उसने एक फ़्लैट ले लिया। फ़्लैट तय करने अनुज गया था। अनुज ने वापस आके बता दिया। ये लोग फ़्लैट में व्यवस्थित हो गए। श्री प्रकाश ने पूरी जानकारी की फ़्लैट के बारे में, तो ये पता लगा कि फ़्लैट के जो मालिक हैं वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। इस तरह के कई फ़्लैट उनके वहाँ दिल्ली में हैं। इसके पहले उस फ्लैट में बैंक का एक मैनेजर सपरिवार रहता था और अब उसका हिमाचल प्रदेश ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए ये फ़्लैट खाली हो गया था। श्री प्रकाश ने कहा कि ये मुफीद जगह है, यहाँ पर पुलिस सामान्य रूप से नहीं आएगी, क्योंकि जिनका ये फ़्लैट है उनके बारे में आसपास सबको पता है। वो वहाँ पूरी सतर्कता बरत रहा था। इन लोगों ने ये तय किया कि हम फ्लैट से किसी भी तरह की कॉल नहीं करेंगे। अनुज उनके लिए 5 मोबाइल फ़ोन और 12 सिम कार्ड ले आया। अनुज के पास एक फ़र्जी ड्राइविंग लाइसेंस था। उस समय ड्राइविंग लाइसेंस ही सबसे बड़ा फ़ोटो आईडी हुआ करता था। आईडीज़ के बारे में इतनी चेकिंग नहीं होती थी और कुछ तो आपसी प्रतिस्पर्धा जो मोबाइल फ़ोन के बीच में है, तो प्री एक्टिवेटेड सिम वो लोग रखते थे, किसी दूसरे की आईडी पे एक्टिवेट करा लेते थे और किसी को अगर तुरंत आवश्यकता है तो वो पैसा दे सीधे सीधे और वो मोबाइल सिम वहाँ से ले जाए। इस तरह के 10 सिम और 4 मोबाइल फ़ोन उसने ख़रीद लिए, ला के उनको दे दिया। फिर इसको इन लोगों ने गाड़ी में बैठ के चेक किया और जिस किसी को भी बात करनी होती थी, ये सारे लोग एक साथ अपनी गाड़ी पे वहाँ से निकलते थे। 20, 25, 30 किलोमीटर दूर जाके गाड़ी से ही बात करते थे और ये इंश्योर कर लेते थे कि एक जगह से बात नहीं करेंगे। जब भी बात करेंगे अपना ठिकाना बदल के या पहले वाले स्थान से इतर दूसरे स्थान से बात करेंगे। आरिफ बिल्डर्स से बातचीत इनकी शुरू हुई। आरिफ बिल्डर को ये पता लग गया कि श्री प्रकाश ही है। एसटीएफ के एक हेड कांस्टेबल फजरुल्लाह को यह काम दिया गया कि वो फ़ोन सुने और इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि इसमें समय वो लें, टाइम गेन करें ताकि उसका नंबर निकाला जा सके कि वो कहाँ से बोल रहा है। ऐसा ही हुआ। फजरुल्लाह बहुत हिसाब से पहले दिन थोड़ा हिचक भी रहा था कि कहीं पकड़ ना जाऊं, लेकिन पहले दिन पूरी बात करने के बाद श्री प्रकाश को ज़रा सा भी शक नहीं हुआ कि ये आरिफ नहीं बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है। बहुत सफाई से बात करता रहा। उस दिन कोई बात बहुत बनी नहीं, वो अपना बताता रहा कि साहब ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर है, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर है और दुबई वाले हमारे होटल में बहुत बड़ा घाटा हो गया है और हम इसी सब से उसका घाटा पूरा करेंगे। इतना कैश हमारे पास नहीं है, आप कुछ इसको कम ज़्यादा करें या किश्तों में बांट दें तो इस बारे में हम सोच सकते हैं। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, सोच के बताओ। तो अगले दिन वाली कॉल में फजरुल्लाह ने कहा कि साहब मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपने अकाउंटेंट को बुला के देख लूँ कितना पैसा कहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। ये बात काफ़ी लंबी हुई, करीब आधे घंटे की ये बात हुई। श्री प्रकाश ने कहा कि ठीक है, मैं परसों फ़ोन से बात करूंगा। जो दिन निर्धारित हुआ था उस दिन फिर श्री प्रकाश ने फ़ोन किया। इस बीच में एक दिन का समय मिला। फजरुल्लाह को बताया गया कि अब किस तरह से बात करिए कि वो थोड़ा समय दे, क्योंकि जो नंबर अब तक की 3 कॉल की जो लोकेशन आई थी वो अलग अलग नंबरों की आई थी, अलग अलग कंपनी के नंबर थे और दिल्ली के आसपास एक कॉल गुड़गांव की आई थी, एक नोएडा की आई थी। इस तरह से उसकी लोकेशन आ रही थी। स्टैटिक लोकेशन कहीं की मिली नहीं कि एक ही जगह की कोई 2 कॉल हो। खैर
फजलुल्लाह को बताया गया कि पहले उसकी थोड़ी तारीफ़ करो, फिर ऐसा पोज़ करो कि तुम बहुत डर गए हो उससे, और बिल्कुल पूरा पैसा देने को तैयार हो जाओ, कम कराते रहो, इतना पैसा हम देंगे, और कि साहब मुझे डर लगता है, मैं खुद नहीं आ पाऊँगा, मैं किसको भेजूँगा। इस तरह से करके एक आध दिन और कोशिश करो, शायद नंबर रिपीट हो जाए, जगह रिपीट हो जाए, हमको जानकारी का साधन हो जाए। अगले दिन जब उसने एक दिन गैप करके फिर श्री प्रकाश ने फ़ोन किया, फजलुल्लाह ने फिर उठाया। फजलुल्लाह ने वही बात जो बताई गई थी उसी बात को फॉलो करते हुए उसने कहा कि साहब मैं जानता हूँ कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो मेरा क्या हश्र होगा, और सबका उसने गिन के बताया कि इनका ये हुआ, मुल्ला ज़रोला का भी बताया, कुणाल का भी बताया, शाही वीरेन शाही का भी बताया, इन सब लोगों को बताया। ये बात सुन के थोड़ा वो जिसको कहते हैं प्रसन्न हुआ। उसने कहा जब तुम सब जानते हो तो फिर इतनी देरी क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा देखिए, एक तो आपसे बात करने में डर लगता है मुझे, दूसरा ये कि हम एक साथ इतना पैसा हमारे पास रेडी नहीं है। आप जानते हैं कि सब हमारे यहाँ अकाउंटेंट्स के हाथ में होता है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे अपने अकाउंटेंट हैं, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इन सब से बात करके ही हम कुछ आपको बता पाएंगे, क्योंकि इतनी रकम किसी प्रोजेक्ट में से निकाल के और हम आपको देंगे, ये बात खुल जाएगी। और आप जानते हैं कि एक बार ये बात खुल जाएगी तो और तो कुछ नहीं, पुलिस बहुत परेशान करेगी, पुलिस उठा ले जाएगी, कई कई दिन तक पूछताछ करेगी, और अब मैं तमाम तरह से बीमार हूँ, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। खैर ये बात सुनते सुनते फिर उसने ये पूछा कि अच्छा तुम्हें कितना समय चाहिए। फजलुल्लाह ने कहा कि साहब हमें कम से कम 1 हफ़्ते का समय अगर आप दे देते तो मैं ज़रूर कुछ न कुछ आपको बता दूंगा। ऐसा उसने इसलिए कहा कि वो 1 हफ़्ते का समय नहीं देगा, एक आध दिन बढ़ा के देगा, लेकिन अगर मैं 1-2 दिन का समय दे दूंगा तो फिर वो आगे बात बढ़ेगी नहीं। लेकिन उसने फ़ौरन कहा कि ठीक है, मैं फ़लाँ तारीख को तुमसे बात करूंगा, पैसा रेडी रखना, मैं बताऊंगा पैसा कहाँ पहुंचाना है और तुम खुद पहुंचाने जाओगे। इस पर फजलुल्लाह ने कहा कि साहब इस पर विचार कर लीजिए, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद ये सारा पैसा पहुँचाने वहाँ तक जाऊँ। श्री प्रकाश ने कहा अच्छा ठीक है, मैं बताऊँगा। ये बात वहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर ये इन्होंने और लोगों से बात करनी शुरू की। इसकी 2 आदतें और थीं रेगुलर। एक तो सवेरे अखबार में क्या निकला है, गोरखपुर में भी और लखनऊ में भी, इसकी जानकारी वो सवेरे ज़रूर किसी न किसी से करता था। इस बीच में उसे अंग्रेज़ी अखबारों में क्या निकला है इसकी भी लत लग गई। अनुज चूँकि पढ़ा लिखा था, अंग्रेज़ी बोल लेता था, अंग्रेज़ी समझ लेता था। मैंने पहले बताया कि वो ईस्ट वेस्ट एयरवेज़ में काफ़ी दिन तक उसने नौकरी की थी, तो इसलिए उसको ये बताया गया था कि अंग्रेज़ी अखबारों में क्या निकला है ये ज़रूर वो सब, तो वो भी सवेरे अपना पता करके कि आज ये निकला है, आज ये निकला है। और इस बीच में उसने अंग्रेज़ी अखबारों के जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनसे भी बात करनी शुरू कर दी। उसने ये बताया कि देखिए अंग्रेज़ी हिंदी अखबारों में तो गोरखपुर में लखनऊ में लोग पढ़ लेते हैं, अंग्रेज़ी अखबारों में लोग दिल्ली में पढ़ेंगे, दूसरे बड़े शहरों में पढ़ेंगे, हमारा नाम होगा, और फिर हम अपनी शर्तों पे जो उसका पॉलिटिकल एजेंडा उस समय तक उसके दिमाग में आ गया था, उन्होंने और सूरज भान ने जो तय किया था वो उसके दिमाग में अब धीरे धीरे, पहले ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनकी वहाँ पटना में बृजबिहारी प्रसाद की हत्या के बाद से इनके दिमाग में ये कीड़े भी चलने लगे थे कि हम अपने लोगों को खड़ा करके उन्हें इलेक्शन लड़ाएंगे। धीरे जब ये बात अखबारों की बात शुरू हुई, अखबारों में छपने लगा, तो अखबारों को पूछने के लिए ही उसने एक दिन, या जिस दिन इससे बात हुई थी आरिफ बिल्डर से, उसके दूसरे या तीसरे दिन गोरखपुर फ़ोन किया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि आज आपके भाई ओम प्रकाश को पुलिस उठा ले गई है, कैंट थाने में उनको रखा गया है, और यही नहीं भाभी को भी ले गई है, और घर में जो भी मिला है बच्चे औरतें इनको ले गई है। पुलिस ने उनको बहुत मारा है क्योंकि रात में एक डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर बुलाया गया था, तो इससे लग रहा है कि उनको बहुत मारा गया है और चोट लगी है। ये सुन के शिवप्रकाश एकदम तिलमिला गया। गाड़ी और आगे ले गए ये लोग, संभवतः गुड़गांव तक ले गए। वहीं से इसने एसएसपी गोरखपुर को फ़ोन किया कि क्या है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं आ जाऊंगा अभी, गोल घर पे AK-47 से 20 लोगों को मार दूंगा, अपने आप सस्पेंड हो जाओगे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है।
तो द देन एसएसपी, जो उस समय एसएसपी थे, उन्होंने कहा भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना मैंने ये किया है, ये एसटीएफ वाले आए थे वो उठा के और दे गए हैं। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसटीएफ इसी काम के लिए बनाई है, और वो जिसको जो टास्क उनको, जो काम उनको दिया जाता है, वो उठा के रख गए हैं। इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी के आदेश पे ही छूट सकता है, या मुख्यमंत्री जी के आदेश पे ही ये कुछ हो सकता है, इसमें हम कुछ करने वाले नहीं हैं। ये सुनकर वो और तिलमिला गया, बहुत बुरी तरह तिलमिला गया, और उसने फिर डीजी साहब से फ़ोन से कोशिश की बात करने की। उसने अमरमणि त्रिपाठी बन के उनके यहाँ फ़ोन किया। टेलीफोन ड्यूटी ने डीजी साहब को फ़ोन पकड़ा दिया। डीजी साहब के लाइन पर आते ही इसने जो इसकी आदत थी कि घर की औरतों बच्चों को छुड़वा दो, ठीक नहीं होगा। उन्होंने पूछा कौन बोल रहे हैं, उसने कहा मैं श्री प्रकाश बोल रहा हूँ। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हमको फ़ोन करने की? तो उन्होंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे घर वालों को थाने पर बिठाने की? डीजी के लिए इतना पर्याप्त था। डीजी ने कहा खबरदार आगे कोई बात की, फ़ोन रखो। उसने कहा मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर हमारे औरतों को, घर की और भाई को हमारे परेशान किया गया तो फिर वही होगा। मैं जानता हूँ पुलिस के ऊपर दबाव कैसे बनता है। फिर हज़रतगंज पे इतनी गोलियाँ चलाऊँगा कि तुम भी नहीं रहोगे, तुम्हारी पुलिस भी नहीं रहेगी, सरकार सबको सस्पेंड करेगी, सबको बर्खास्त करेगी। खैर बात कह के उसने गुस्से में फ़ोन रख दिया। डीजी साहब भी बहुत परेशान हुए। उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब को बुलवाया। हम लोग सब लोग गए, उनको बताया गया कि इस तरह से ये बात हुई है। खैर हम लोगों ने बताया साहब ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है यहाँ तक आने की। अब इस समय वो कॉर्नर्ड है, और ये सोच के इसके घर वालों को, या अनुज सुधीर के घर वालों को, सभी के घर वालों को उठाया गया है कि सांप को उसके बिल से निकालने के लिए सपोलों को कुचलने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा पुराने लोगों ने, पुराने पुलिस वालों ने हमेशा बताया है। तो पहले उनके घर वालों को निकाल के, और उनको जानकारी रहती है, उन्हीं के नाम पे वो ठेके पट्टी ले रहे हैं, उन्हीं के नाम पे उनका सब काम धाम चल रहा है। तो अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप में इन सब को पूछताछ करने के बाद जेल भेजने की ये तैयारी की गई है। डीजी साहब ने कहा कि फिर भी वो ऐसा दुस्साहसी है, दुस्साहस कर सकता है, तो पर्याप्त पुलिस बल डीजी ऑफिस और उसके आसपास लगाया जाना चाहिए। पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया। अगले दिन फिर अखबार में छपा कि डीजी ऑफिस में बहुत बड़ी फोर्स लगाई गई। अखबार वालों ने कयास भी लगाए कि या तो कोई वीआईपी आने वाला है, या और दूसरे कारणों से लगाई गई है। तमाम तरह के कयास लगाए गए। इस बीच में फिर श्री प्रकाश ने शाम को पूछा क्या हुआ, हमारे भाई को और घर की महिलाओं को छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया? लोगों ने बताया साहब बिल्कुल नहीं छोड़ा गया, कतई नहीं छोड़ा गया, उनका नहीं छोड़ दिया जाएगा, मैंने डीजी को धमका दिया है, इस तरह की कोई बात उसने बताई। खैर प्रॉपरली उसके घर तक ये कम्युनिकेट हुआ, लेकिन वो छोड़ा नहीं गया था। श्री प्रकाश ने तब गोरखपुर के 3 मंत्रियों को अलग अलग फ़ोन किया। सभी कद्दावर मंत्री गोरखपुर में रहते थे, कुछ गोरखपुर से विधायक थे, कुछ बगल के ज़िले से विधायक थे। इनको तीनों को अलग अलग फ़ोन किया। उसने कहा देखिए हमारे घर के भाई और घर की औरतों को तंग किया जा रहा है, और आप लोग हमारे भाई को, भाभी को और बच्चों को छुड़वा दीजिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अब सब लोग अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आप जानते हैं कि अगर मैं अपने पे आ जाऊंगा कि तो किसी का वजूद नहीं होगा। तीनों को ये भी बताया कि मैंने उनसे भी कह दिया है और उनसे भी कह दिया है। ये फ़ोन सुन के तीनों ही थोड़ा सा डर गए, और शाम को सब लोगों ने बात की। बात करके ये तय हुआ कि भाई बात तो कर ही लो मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री, उन्होंने फिर अपने स्तर से बात की तो सबको ये पता लगा कि साहब ये एसटीएफ ले गई है, इन लोगों को इसमें सिवा मुख्यमंत्री जी के कोई कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने डिसाइड किया कि कल का टाइम लेके मुख्यमंत्री जी से बात की जाए, नहीं तो वास्तव में ये किसी का नुकसान कर देगा। तीनों लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री जी के यहाँ टाइम लेने के लिए नोट कराया, और जब ये बताया कि 3 मंत्री मिलना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कोई ज़रूरी बात होगी। कल्याण सिंह जी के यहाँ से ये बताया गया कि कल 1 बजे आप लोग आ सकते हैं। 1 बजे ये तीनों लोग पहुंच गए, साथ में 2 और मंत्री कि इन लोगों को टाइम मिला है, हम भी अपनी बात कह लेंगे। कुल 5 लोग वहाँ गए। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि क्या बात है, इतने सारे लोग एक साथ आए हैं, कोई बहुत विशेष बात है?
गोरखपुर में के जो सबसे वरिष्ठ मंत्री थे उन्होंने कहा कि वो जो शिव प्रकाश के भाई और बाकी लोगों की, इनके बच्चों को, औरतों को, महिलाओं को पुलिस बहुत परेशान कर रही है, इससे मैसेज ख़राब जा रहा है। यही शब्द है कहने का। जो पॉलिटिकल आदमी है वो यही अपने ऊपर यही कम्युनिकेट करता है कि सब मैसेज बहुत ख़राब जा रहा है। इस पर बहुत नाराज़ हुए कल्याण सिंह जी। उन्होंने कहा इस मैसेज से आपका क्या लेना देना है, और आप क्या चाहते हैं कि मैं शिव प्रकाश या उसके परिवार के प्रति कोई नरमी करूं? ठेके पट्टी वो ले रहे हैं, सारी गुंडई उनके यहाँ से हो रही है। शिव प्रकाश ने आतंक मचा रखा है और उनके घर वालों के साथ नरमी बरती जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और मुझे ये ताज्जुब है कि आप लोग इस तरह की पैरवी करने हमारे यहाँ हैं, और मैं ये चाहूँगा कि अब तत्काल आप लोग यहाँ से चले जाएं। कुछ इस तरह की बहुत तलखी की बात कल्याण सिंह जी ने कही, जो उसी समय ये क्षण के बाद आ गई थी। बाहर निकले ये लोग और ये तय किया गया शाम को फ़ोन करेगा, क्या जवाब दिया जाएगा। उसमें कहा गया कि भाई फ़ोन करेगा तो कह देना आज बहुत कार्यक्रम लगे थे मुख्यमंत्री जी के, आज बात नहीं हुई है, कल हम लोगों ने टाइम लिया है, कल बात होगी और हम ज़रूर छुड़वा देंगे। ये बात तय हो गई और उसके बाद फिर शाम को जो उसने समय दिया था उसी समय पे फिर फ़ोन किया। क्या हुआ, छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया? तो उन्होंने कहा भाई आज बहुत बिज़ी थे मुख्यमंत्री जी, हम लोग कल टाइम लेंगे उनसे, और आप परेशान मत हो तुम, हम सब करा देंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करके हम सब करा देंगे। जो भाषा होती है सामान्य रूप से राजनीतिक लोगों की, वही बात उन लोगों ने उनको बता दी। इस बीच में जैसे ही मंत्रीगण वहाँ से गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत डीजीपी साहब को फ़ोन किया और ये कहा कि किसी के साथ नरमी बरतने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे कुछ मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी आज पैरवी करने आए थे, बेहतर ये है कि इन सबको जेल भेजिए। अपराधियों को संरक्षण देने की जो धाराएं हैं उसमें इनको सबको आज ही जेल भेज दीजिए, कहीं इसमें किसी तरह की ढील देने की ज़रूरत नहीं। और भी जितने इनके गैंग मेंबर्स हैं जो नहीं मिल रहे हैं, उनके घर वालों को भी संरक्षण देने के आरोप में सबको जेल भेजा जाए। ये बात सुन के ये बात प्रॉपरली कन्वे की गई और शाम को लिखा पढ़ी हुई, और शाम को ही वो सारे लोग, महिलाएं और ये सब जेल को रवाना कर दिए गए। इसी बीच में शिव प्रकाश को किसी ने बताया कि साहब वो तो जेल भेज दिए गए। तो शिव प्रकाश ने कहा नहीं, अभी कैसे जेल भेज देंगे, अभी तो मंत्री जी ने कहा है कल मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय लिया है। तो बताने वाले ने उसको ये बताया कि साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे और मुख्यमंत्री जी ने इनको इतना धमकाया है कि इनकी हिम्मत नहीं कि कल जाके कोई और बात कर सकें। तो उनका नहीं आज मुख्यमंत्री जी का सब बोले, मैं बता रहा हूँ। उसमें बाद में जो मंत्री गए थे उसमें एक स्वास्थ्य मंत्री जी भी थे, और स्वास्थ्य मंत्री जी के पीएस यहीं गोरखपुर का रहने वाला है, उससे किसी सिलसिले में बात हुई थी, तो वो बता रहा था कि आज चेहरा उतर गया सबका, आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत डांटा है इन लोगों को। बाद में जो 2 लोग अलग से बाहर के थे, दूसरी जगह के मंत्री थे, जिनमें स्वास्थ्य मंत्री जी भी थे, वो तो बाद में जाके मिला है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तो इन लोगों के साथ इस लिए आ गया था कि आपसे समय मिलना थोड़ा कठिन होता है, आपसे मिल लूँगा, अपने भाई के लिए गनर करा लूँगा, लेकिन मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। मेरा इन लोगों की जो राय थी या इनकी जो पैरवी थी उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो उसने कहा अच्छा ये बात है। फिर उन्होंने उस वरिष्ठ मंत्री को फ़ोन किया और उनसे कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे, आज तुम लोग गए थे, और आज तुम लोग गए थे वहाँ, और वहाँ इतनी डांट पड़ी है तुम लोगों को वहाँ पे। मंत्री जी बिल्कुल सन्न हो गए, कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुमको क्या लगता है कि मैं खुद नहीं कर सकता हूँ? ये मैं खुद कर सकता हूँ। मैं ऐसा करूँगा कि वो तुरंत छोड़ भी दिए जाएंगे और तुम लोगों का भी नुकसान होगा। मंत्री जी एक भी शब्द नहीं बोले, गुस्से में उसने फ़ोन रख दिया। अगले दिन ये सब वहाँ से उसके बाद सब जेल चले गए। अनुज के घर पे भी रेड पड़ी थी, उनके यहाँ भी जो मेल मेंबर मिले थे वो भी जेल चले गए। सुधीर के घर में रेड हुई थी, लेकिन महिलाएं चूँकि वहाँ मिली नहीं, उनके यहाँ भी जो उसका भाई था या जो भी था उसको भी पुलिस ने जेल भेज दिया। जो भी उनके रिश्तेदार मिलते गए सबको जेल भेजते गए। तीनों लोग शाम को आए, सब दुखी थे कि भैया ये तो बहुत गड़बड़ है, हम लोगों की वजह से परिवार बहुत नुकसान में है, आखिर क्या किया जाए। शिव प्रकाश ने कहा कि चिंता मत करो, अब हमें बड़ा काम करना पड़ेगा।
अब ये मुख्यमंत्री और एसटीएफ, क्योंकि बाकी सब बाकी सबसे मैं डील कर चुका हूँ, बाकी किसी में अब हिम्मत नहीं बची है, ना व्यापार मंडल के लोगों में बची है, ना पुलिस में हिम्मत बची है बहुत ज़्यादा। एक केवल मुख्यमंत्री को डील करना होगा। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री किस तरह कब्जे में आएंगे। ऐसे तो हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे और बड़ी बदनामी हुई हम लोगों की गोरखपुर में इन लोगों के जाने से। अनुज ने कहा कि भैया ये बहुत ऊपर ऊपर कहलाने से नहीं होता है, पुलिस का काम इंस्पेक्टर दरोगा से होता है। किसी का टेंटुआ दबा दीजिए इंस्पेक्टर कैंट का या किसी का, तो आइंदा से वो नहीं करेगा। शिव प्रकाश ने कहा अच्छा चलो। ये लोग शाम को बाहर गए जब खाना खाने के लिए, कहीं दूर जाके उन्होंने इंस्पेक्टर कैंट गोरखपुर को फ़ोन किया। इंस्पेक्टर से बताया कि तुम्हारी कैसे हिम्मत पड़ गई हमारे घर वालों को बंद करने की। तो इंस्पेक्टर लिटरली फ़ोन पर रोने लगा। उन्होंने कहा साहब मैं तो दो पाटों के बीच में फंस गया हूँ, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। किसी दिन कोई थाने के भीतर घुसेगा, गोली मार देगा। मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, जो एसटीएफ वाले आते हैं वो मुख्यमंत्री जी सीधे उनसे बात करते हैं, उनकी बात नहीं मानूंगा। अगले दिन ही सस्पेंड हो जाऊंगा, बर्खास्त हो जाऊंगा, बच्चे मेरे सड़क पर आ जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा हमारे बच्चे सड़क पे भीख मांगेंगे। ये भी एक अदा है पुलिस वालों की अपनी बात कहने की। जब भी कहीं वो कॉर्नर्ड होते हैं तो दोनों लोगों को, जैसे वो दो पार्टों के बीच की बात कर रहे हैं, अधिकारी फ़ोन करेंगे तो उनको दूसरा बताएंगे कि साहब क्या बताएं, वो गोली मार देगा। और बिल्कुल मैं उसके घर वालों को मैं ही उठा लाया था, मैंने ही ये किया था, फलाना किया था। वो उसने फ़ोन किया तो उसको ये बात उन्होंने बताई कि साहब आपको अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे सड़क पर। बात कट गई। उसके बाद उसने कहा कि भाई देखो इन लोगों के बस का नहीं है, सिपाही दरोगा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सीधे या तो किसी पुलिस एसटीएफ के किसी अधिकारी को या माननीय मुख्यमंत्री जी तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा फोर्स उसके साथ चलती है, लेकिन किसी नज़दीक के आदमी पर कोई न कोई दांव लगाना पड़ेगा। बात ये तय हो गई। अगले दिन ये लोग फिर निकले, लेकिन भूलवश ये जहाँ 4-5 दिन पहले ये बात करने के लिए गए थे आरिफ बिल्डर से, ये लगभग उसी रोड पर पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने देखा कि वहाँ पुलिस की 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं और कोई चेकिंग जैसी बात, छोटी सी मार्केट है उसमें पुलिस कुछ ढूंढ रही है। शिव प्रकाश देख के अचक गया। उसने कहा कल हम लोगों ने यहीं से बात की थी, सामने फोर्स है, क्या किया जाए। सुधीर और अनुज दोनों डर गए। उन्होंने कहा भैया देखिए मैं कह रहा हूँ बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये जो रोज़ रोज़ आप इतने लोगों से बात करते हैं, ये किसी दिन हम लोग मारे जाएंगे। देखिए पुलिस यहाँ तक भी पहुँच गई। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता है किसी दूसरी घटना के लिए ये लोग आए हों। तुम ऐसा करो, अनुज से कहा तुम ऐसा करो, जाके वो वहाँ पे उतर के पूछो कि आखिर क्या बात है। कोई सामान खरीदने के बहाने जाओ, बिस्किट खरीद के ले आओ। अनुज की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन जब उसने जोर से कहा तो अनुज उतर के गए। वहाँ गए तो वो वहाँ पर उसे ऐसा आभास हुआ कि यूपी पुलिस के लोग भी हैं। वो तुरंत भाग के वहाँ से चला आया। सादे में लोग थे और मोबाइल के टावर का पता पूछ रहे थे और ये कह रहे थे कि मोबाइल का टावर यहाँ लगा हुआ है, किस घर में लगा हुआ है, जिस घर में लगा हुआ है उसका पता ये है। तो उस पते की जानकारी पुलिस वहाँ कर रही थी। वो चुपचाप दबे पाँव वहाँ से वापस आया। बोले भैया बस चल दीजिए यहाँ से, ये वही है, फ़ोन से जो बात की गई है वो किसी टावर का एड्रेस पूछ रहे हैं। शिव प्रकाश ने पूछा ये टावर क्या है। बोले वो जो बड़ा बड़ा ऊंचा छतों पे लगा रहता है, जिससे सिग्नल मिलता है मोबाइल को, तो उसी से संभवतः ये लोग जानकारी करते हैं कहाँ से बात हो रही है। शिव प्रकाश ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, और अगर तुमको ये शक है, तुम डर गए हो, तो अच्छा ठीक है, परसों हम लोग जहाँ गए थे अभी लगे हाथ वहीं चलते हैं और देखते हैं कि क्या वहाँ भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये लोग वहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर फिर उस जगह पहुँचे जहाँ पर सड़क पे गाड़ी से इन्होंने बात की थी। ये मयूर विहार के पास कोई जगह थी। वहाँ पर ये उतरे, इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उस मार्केट में आसपास टहले और उससे पूछा कि शिव प्रकाश से नहीं रहा गया। उसने पूछा कि भैया ये मोबाइल के टावर कैसे आजकल लगते हैं। तो छूटते ही उस दुकानदार ने कहा क्या बात है, आज सवेरे से बहुत से लोग मोबाइल का टावर पूछ चुके। इतना सुनना था, तुरंत वापस
गाड़ी में बैठे ये वहाँ से भाग खड़े हुए। इनको फिर ये शक हो गया, फिर ये शंका हो गई कि अब कोई न कोई ऐसी बात है जो पुलिस मोबाइल की कॉल की वजह से हम तक पहुँच रही है। ये बहुत परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए कि इनकी समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ से निकल गए, रास्ते में दूसरी जगह नई जगह पे खड़ी की। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं कलकत्ता वाले गुरुजी से बात करता हूँ। कोई तांत्रिक हैं कलकत्ता के जिससे वो जब बहुत कभी परेशान होता था या बहुत ज़्यादा खुश होता था तो उनको फ़ोन करता था, उनसे पूछता था। कलकत्ता वाले तांत्रिक को इसने फ़ोन किया, फ़ोन उन्होंने उठा लिया और उनसे बताया, उनसे पूछा कि गुरुजी क्या करें, हम आजकल इस बीच में बहुत परेशान हैं, हम जहाँ जा रहे हैं पुलिस आगे पीछे कभी न कभी पहुँच जा रही है। और उसने सिलसिलेवार सब बातें बताएं कि देखिए ये हमारे साथ हुआ है, इस जगह पे पुलिस पहुंच गई, यहाँ पुलिस पहुंच गई और इस तरह से हमारी कार भी उनको मिल गई, इस तरह से वहाँ भी पहुंच गए, सब बातें बताएं। तो गुरुजी ने उनसे ये कहा कि ये बताओ कि माँ काली के गले में कितने नरमुंडों की माला है। तो इसने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता। बोले 101 नरमुंड उनके गले में रहते हैं हमेशा और वो अजेय हैं। काली कलकत्ते वाली जिसको कहते हैं, माँ कामाख्या जिसको कहते हैं, सब अलग अलग रूप हैं सब एक ही, तो वो अजेय हैं। तुम मेरी बात समझे? तो उसने कहा नहीं गुरुजी मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा कितनी नरबली दे चुके हो? बोले गुरुजी गिना तो नहीं मैंने। बोले फिर भी कितने? तो उसने कहा गुरुजी मैं गिन लूँगा, फिर आपको कल फ़ोन करूँगा कि कितनी हत्याएँ की हैं मैंने। बोले 101 का अंक पूरा करो, उसके बाद तुम अजेय हो जाओगे, तुम्हारे मन में इस तरह की भय, इस तरह की बात कभी नहीं आएगी। ये कह के उसने कह के गुरुजी ने फ़ोन काटा, इन्होंने प्रणाम किया और फिर अनुज और सुधीर से कहा कि देखो ये बात है, गुरुजी ने अभी काम की बात, पते की बात बताई है, हम लोग आज चलते हैं, बैठ के जोड़ते हैं कि हम लोगों ने अब तक हमने कितनी अब तक नरबली दी है और कितनी बाकी है। गुरुजी के हिसाब से जितनी जल्दी हम 101 पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आराम से अपना जो हम लोग एजेंडा जो आप सोच रहे हैं, चल के दादा से बात करेंगे सूरज भान से और वहीं हम लोग इसको डिसाइड करेंगे कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। इस बीच में चूँकि आरिफ से 7 दिन का समय मिल गया, फिर पुलिस वालों की एक्टिविटी उसकी वहाँ पता लगने लगी जहाँ से वो फ़ोन से बात करता था। वो फिर थोड़ा सा सशंकित हो गया और उसे लगा कि अब हमें कुछ। तीसरा सबसे ज़्यादा परेशान ये तीनों हुए थे कि इनके परिजनों को पुलिस उठा ले गई थी और एक एक करके पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। इन सब चीज़ से ये फिर बहुत परेशान हुए और रात भर ये बातचीत करते रहे कि इसको कैसे किया जाए। ये हुआ कि कल सुबह दिन भर हम लोग चलेंगे और अब कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। अब ऐसा लगता है कि हम लोगों को हम लोगों की दुश्मनी बहुत हो गई, हम लोगों की घेराबंदी की, हमारी मुखबिरी हो रही है और पुलिस हमारे पीछे तक पहुंच रही है। अब हमें ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। सतर्क होने के लिए और बड़ा काम करना पड़ेगा। अब सिर्फ एक बड़ा काम ऐसा जिसमें ये मुख्यमंत्री जी और डीजीपी और जो बड़े उच्च पदस्थ लोग हैं, जो नीति नियंता हैं ऊपर, इनके मन में भय उत्पन्न करना है। जब तक इनके मन में भय उत्पन्न नहीं होगा, ये हम लोगों का ऐसा लगता है कभी न कभी हम लोगों का आमना सामना पुलिस से हो जाएगा। ये बात सुन के अनुज और सुधीर दोनों डर गए। अनुज और सुधीर वो तो उसी के सहारे, शिव प्रकाश के सहारे ही चलने वाले लोग थे। उनको लगा कि जब ये घबरा रहा है इसका मतलब कि अब कुछ गड़बड़ है और हम भी अब बिल्कुल जल्दी ही निकट समय तक पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसका मतलब क्या है कि आप क्या मुख्यमंत्री जी पर दांव लगाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और इस तरह की बात सोचनी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन उनका कोई सबसे नज़दीकी आदमी अगर मिल जाएगा तो उन पर दबाव बनाया जा सकता है। आप देखिए एक अपराधी की सोच कि किस स्तर तक उतरकर वो सोच रहा है कि एक उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य और राज्य के उस समय के मुख्यमंत्री जिनकी अपराधी विरोधी छवि पूरे देश में मशहूर थी, और उसको भी पता लग गया था कि मंत्रियों को डांट के कमरे से बाहर निकाल दिया, वहाँ तक उसका दिमाग पहुँचता है
बाइटिंग द बुलेट जो किताब लिखी है आदरणीय श्री अजय राज शर्मा साहब ने, जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, बीएसएफ के डीजी रहे हैं और हमारी एसटीएफ के संस्थापक रहे हैं, वही एडीजी थे। उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री जी ने एक बार उन्हें बुला के और ये कहा था कि देखो वो बहुत ही शातिर, बहुत ही दुस्साहसिक अपराधी है और मेरी जानकारी में वो दबाव बनाने के लिए मेरे ऊपर या मेरे किसी निकट सहयोगी के ऊपर हमला कर सकता है और इस बात को लेकर हम और हमारे सहयोगीगण बहुत परेशान हैं। इसलिए इसका खात्मा, इसका गिरफ्तार किया जाना, इसको इसकी जगह तक पहुंचाया जाना बहुत ज़रूरी है। ये बात इस बात का उल्लेख किया है श्री अजय राज शर्मा ने। अब वो मुख्यमंत्री जी से उन लोगों की सीधी बात होती थी, हम लोग तो डीजी साहब से या एडीजीएलओ से, अरुण कुमार साहब से, उनसे जो बात होती थी वही हम लोगों की पहुंच तक होती थी। लेकिन इस किताब में इस बात का जो उल्लेख किया है उन्होंने, उसे पढ़ के या उन्होंने एक अपने अभी हाल के इंटरव्यू में भी बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे ये बात कही है। ये सुन के आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना ये दुर्दांत अपराधी था, कितना जिसका इतना दिमाग ख़राब हो कि वो यहाँ तक सोच ले। और जो ये गठजोड़ है अपराधियों का और जो नेताओं का, राजनीतिक लोगों का, वो उसने कितना एक अपराधी का दिमाग चढ़ा दिया कि वो यहाँ तक सोच भी रहा है। आज यहीं तक, अब 1-2 अंक ही और होंगे, श्री प्रकाश का अंत होगा। लेकिन श्री प्रकाश, ये हमारी जो पुलिस की यात्रा थी, इसका बहुत छोटा सा अंश है। इसके बाद एसटीएफ में बहुत ढेर सारे ऐसे बड़े बड़े काम हुए, संगठित अपराध की कमर तोड़ दी। उसके बाद भी हम ज़िलों में तमाम इस तरह की क्राइम की घटनाएं हैं, कुछ सुलझी हुई, कुछ अनसुलझी हुई। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बिना किसी संसाधन के, बिना वर्तमान में जो आपके संसाधन हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंटरनेट है, तमाम तरह की मीडिया है, सैकड़ों टीवी चैनल हैं, एफएम रेडियोज़ हैं, इन सब से जब आप दुनिया से इतनी तेज़ी से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं, उसके पहले की दुनिया की बात सोचेंगे। पुलिस किस दबाव में काम करती थी, पुलिस किस तरह काम करती थी, पुलिस के सामने जो दुरूह परिस्थितियाँ थीं, उनसे कैसे पुलिस जूझती थी। ऐसे अपराधी, और हम उस जनरेशन को धन्य मानते हैं जो टीएन शेषन के बाद की जन्मी हुई है। हम लोगों ने टीएन शेषन के पहले का ज़माना देखा है। अगर ये चुनाव सुधार न हुए होते तो जैसे बूथ कैप्चरिंग करके, बूथ छापना कहते हैं उधर बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इलेक्शन के समय बड़े बड़े जो बाहुबली थे उनको बूथ छापने का, बूथ कैप्चरिंग का ठेका दिया जाता था। और उसी प्रोसेस में निकल के बहुत से लोग विधानसभा और लोकसभा में पहुँचे और धीरे धीरे उन लोगों ने ये सोचा हम दूसरों के लिए बूथ छापते हैं, तो वो खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे और प्रदेश की विधानसभा और देश की संसद में पहुंचने लगे। भला हो टीएन शेषन साहब का कि उन्होंने चुनाव सुधारों को इस तरह से किया कि अब इनका वहां पहुंचना, अब आज की तारीख में बूथ का लूटना, ये किसी दिवा स्वप्न के बराबर है। लेकिन जो लोग पहले हैं